स्टूडेंट्स, चलो अभी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। स्टूडेंट्स, ये दोनों डिवाइसेस जो है अपने को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करने में यूज़फुल होते हैं। सोलेनॉइड जो है वो टेलीविजन्स वगैरह में यूज़ होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। पहले सोलेनॉइड को समझ लेते हैं। ऐसा एक स्प्रिंग जैसा, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे हम अगर वाइंड कर देंगे, इफ यू वाइंड अ वायर इन द फॉर्म ऑफ metallic wire in the form of a spring, then you call it as a solenoid. Now this line, imaginary line which is passing through the center, this is just an imaginary line which is passing through the center of this helix we can call as axis. Length of this solenoid is L and the radius of this turns is R. If length is much larger than R, अगर सोलेनॉइड का लेंथ उसके रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वैसे सोलेनॉइड को हम बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। ये चैप्टर में हमको सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बारे में ही स्टडी करना है। सो लॉन्ग सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? जिसमें सोलेनॉइड का लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना आप कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो समझाने के लिए ऐसे वायर्स, उसके जो वाइंडिंग्स है उसको दूर दूर बनाया है, ये जो स्प्रिंग जैसा शेप है, वरना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। एक टर्न के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, तीसरे के एकदम बाजू बाजू में होते हैं। तो हमको एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, वो दिखने में पाइप के जैसा दिखता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे वाइंडिंग्स बाजू बाजू में लगा है। तो आप उसको एक कंटिन्यूस मेटालिक सिलेंडर के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। ये जो वायर्स होते हैं उसके वाइंडिंग्स बहुत बाजू बाजू में होते हैं और इनेमल्ड वायर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनेमल्ड? Enameled means they are coated by some insulating material. तो दो वायर्स बाजू बाजू में होने के बाद एक दूसरे को टच भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड वायर्स होते हैं। सो शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं होता है। अब इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो वायर के अंदर, ये सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैंने सोलेनॉइड का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बोर्ड पर ड्रॉ किया है। ये अगर मेरा ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर को मैं ऐसे आधा काट दूं तो जो क्रॉस सेक्शन हमको दिखेगा, बस उतना सा क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है। और ये क्रॉस सेक्शन में हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि करंट ऐसे बाहर आता है और यहाँ से अंदर जाता है। तो करंट यहाँ से बाहर आता है, इधर से अंदर जाता है, इधर से करंट बाहर आता है, इधर से अंदर जाता है। अब आप राइट हैंड रूल इमेजिन करो। अगर ये मेरा राइट हैंड रूल है और करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। करंट इज कमिंग आउट, सो थंब विल पॉइंट आउटसाइड। तो फिंगर्स जब ऐसे कर्ल होती है तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्व होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में गोल गोल मिलेगा अपने को। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग है, दो टर्न्स है। दो टर्न्स के बीच में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे राउंड हमको मिलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होता है और दूसरा बाजू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन नीचे है। एक ऊपर है, एक नीचे है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ दो टर्न्स के बीच में वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो, समझो फिर से। अगर मैंने मेरे राइट हैंड को ऐसे पकड़ा है तो ये थंब का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, अंदर से करंट बाहर आता है। तो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राउंड मिलेगा अपने को। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाता है, इधर से ऊपर जाता है। वैसे बाजू वाले टर्न के लिए नीचे जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये दो टर्न्स के बीच में इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाता है, इधर से नीचे जाता है। तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया। नतीजा, दो टर्न्स के बीच का जो रीजन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अगर ये एक वायर के टर्न्स को आप कंसीडर करो तो ये जो बीच वाला रीजन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होता है। ठीक है। अब बाहर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर Q जो है सोलेनॉइड के बाहर वाला कोई पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे ये बाहर स्प्रेड आउट होता जाएगा। तो नतीजा, बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। वीक और इतना कम होता है
कि ऑलमोस्ट आप उसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हो। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड ऑल्सो हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कंसीडर करेंगे। मान लो बच्चों कि एकदम से ज़ीरो नहीं होता है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो वीक होता है, इतना वीक होता है अंदर के कंपैरिजन में कि हम उसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अब अंदर की बात करो तो देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर सम होता है। तो बाहर के रीजन में इसका वेक्टर ये डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर, तो सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने की वजह से नेट रिजल्टेंट जो होता है वो एड अप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलता है अपने को, ये भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही मिल गया। वैसे अंदर भी सब ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब सारे मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होने की वजह से अंदर वाला जो पॉइंट पी है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। वो इधर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड जो ऐड हो जाते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, अंदर जो है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, यूनिफॉर्म एंड अलोंग द एक्सिस। उसका डायरेक्शन जो है वो एक्सिस को पैरेलल होता है। इवन आउटसाइड इट इज अलोंग द एक्सिस, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से फिर से अगर आप वेक्टर सम कंसीडर करो, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बाहर वाला इस डायरेक्शन में, बाहर वीक है अंदर स्ट्रांग है, तो अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैंसिल कर देता है। तो अल्टीमेटली बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एक पोर्शन इंडिकेट किया है, ऐसे मैंने डायग्राम को कट कर दिया है, तो इस तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो पोर्शन को हमने दिखाया है, अंदर का कर्व्ड पोर्शन दिखाया है। ऐसे इमेजिन करो, ये सारे जो डॉट्स बताए वो कैसे है, करंट बाहर आता है, करंट ऐसे बाहर आता है, और ये जो क्रॉस बताया है उसमें से करंट अंदर चला जाता है। सो वंस अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कम्स आउटसाइड एंड गोज इनसाइड, फ्रॉम हियर द करंट कम्स आउटसाइड गोज इनसाइड। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन बताया है सोलेनॉइड का। ये सारे डॉट्स जो है वो ये इंडिकेट करते हैं कि करंट बाहर आता है, और ये क्रॉस इंडिकेट करता है कि करंट अंदर जाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। हम सोलेनॉइड के अंदर पीक पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो ढूंढना चाहते हैं। वी वांट टू डिराइव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। नाउ स्टूडेंट्स सी, वी विल एज्यूम, अभी हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, उस सर्किटल लॉ का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। हम एज्यूम करेंगे एक ऐसा रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं हम। इस लूप को हम ABCD ऐसे डिनोट करते हैं। लूप का लेंथ h है। अब हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाता होगा, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाता है, और हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि टर्न्स के बीच में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कैंसल हो जाता है, वैनिश हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस बिटवीन द टर्न्स। तो BC और DA पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा नहीं। अच्छा, CD जो है बाहर वाला रीजन है, तो बाहर वाले रीजन पे भी वेरी वीक, यानी कि हम ऑलमोस्ट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करेंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही है। तो हमारा जो ये एम्पीरियन लूप है ABCD, उसमें DA के डायरेक्शन में और BC के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, CD पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो हमारे लूप का इफेक्टिव लेंथ हम वही लेंथ लेते हैं बच्चों जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अलोंग द टेंजेंट। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ सिर्फ ये हो जाएगा AB जितना, और AB का लेंथ हमने h एज्यूम किया हुआ है, तो ये लेंथ हो गया h। सपोज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे यूनिट लेंथ में n टर्न्स। तो टोटल लेंथ अगर h होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा NH। अभी स्टूडेंट्स, अगर हमारा करंट एक सिंगल टर्न में से I करंट फ्लो होता है तो NH टर्न्स में से कितना करंट फ्लो होगा, I मल्टीप्लाइड बाय NH। देखो, ये हमारा एम्पीरियन लूप है, ये उसके अंदर का एनक्लोज्ड करंट है। हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ B
डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, वेयर आई ई इज इक्वल टू एनक्लोज करंट। आई ई की वैल्यू हो जाएगी आई मल्टीप्लाइड बाय एन एच। सोलेनॉइड के एक टर्न में करंट आई होगा तो एन एच टर्न्स में करंट हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय एन एच। तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एच। एल क्या है? हमारे एम्पीरियन लूप का टोटल लेंथ, और एम्पीरियन लूप का टोटल लेंथ हमने एच लिया है। सो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एच। दोनों साइड से एच कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड। कभी कभी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड देते हैं हमको बच्चों। अगर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है और एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होगा, तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख दूँ। आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, सो लेट मी राइट हियर। एन is equal to capital N by L, where capital N is total number of turns, small l is the length of the solenoid. Then that formula can also be written as B is equal to mu naught Ni upon L. So either you write B is equal to mu naught Ni upon L, or you write B is equal to mu naught Ni. So students, that is all about solenoid. Next we proceed with the same topic, but we will now study about toroid. लेट अस सी अबाउट टोरॉइड नाउ। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो टोरॉइड का डायग्राम है। अभी टोरॉइड को कैसे समझने का, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि गाड़ी का जो टायर होता है, बाइक का या कार का जो टायर होता है, टायर के अंदर एक ट्यूब होता है जिसमें हवा भरी होती है। वो हवा भरने के बाद जो ट्यूब का शेप होता है वो टोरॉइड का शेप होता है। उस ट्यूब के ऊपर फिर हम वायर को ऐसे वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये अंदर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इमेजिन करो, खाली इमेजिनेशन है कि वैसा एक ट्यूब है सिलिंड्रिकल और राउंड शेप में, और उसके ऊपर हमने ऐसे वायर्स को वाइंडिंग कर दिया है। तो इट इज़ अ सोलेनॉइड विच इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसको सीधा कर दो आप, अगर आप इसको सीधा कर दो तो आपको ऐसा सोलेनॉइड मिल जाएगा। और सोलेनॉइड को अगर आप सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दो तो ऐसा शेप मिल जाएगा टोरॉइड का। तो टोरॉइड का ये शेप होता है। अभी टोरॉइड में ये मैंने डायग्राम जिस तरह से ड्रॉ किया है, देखो यहाँ से करंट एंटर होता है, और बाहर निकलता है। यहाँ से करंट एंटर होता है, इधर से बाहर निकलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज, एक्सक्यूज मी, ये जो मैंने डॉट्स बताए हैं उधर से करंट बाहर आता है। देखो इधर से करंट बाहर आया, इधर से करंट बाहर आया, बाहर आकर ऐसे अंदर जाता है, फिर इधर से करंट बाहर आया, अंदर जाता है। तो ये यहाँ से ये सारे जो बाहर वाले पॉइंट्स है उधर से करंट बाहर आता है और इधर पे अंदर जाता है। तो करंट का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे लेता हूँ, करंट बाहर आता है तो हमारा जो फिंगर्स है वो ऐसे टर्न होता है, ऐसे। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा इस डायरेक्शन में, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में मिलेगा। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है सबको ऐड कर देंगे तो अंदर, अगर ये टोरॉइड का बाहर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको अंदर ऐसे ये डायरेक्शन में जाता हुआ हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, बराबर है। अभी टोरॉइड के अंदर ये जो पॉइंट है ये ओपन स्पेस है। पॉइंट P जो है वो अंदर वाले ओपन स्पेस पे है, पॉइंट Q बाहर वाले ओपन स्पेस पे है, और हमारा पॉइंट R जो है वो टोरॉइड के अंदर है, इनसाइड द टोरॉइड। हमको P, Q और R तीनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो समझना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाला जो ओपन स्पेस है, ये वाला ओपन स्पेस, उसको कंसीडर करते हैं। अभी ये जो P है ये ओपन स्पेस है, मैंने यही डायग्राम साइड में फिर से ड्रॉ किया है। ये जो डॉट्स है वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये सारे पॉइंट से करंट बाहर आता है, और ये क्रॉस है वो करंट को अंदर इंडिकेट करता है। तो अगर ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से करंट बाहर आता है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्व होती है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन।
तो सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दो तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता हुआ मिलेगा हमको। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी बच्चों हम क्या करते हैं, अंदर वाले किसी पॉइंट पर मैं कन्वीनियंस के लिए, क्लीनलीनेस के लिए ये डायग्राम्स, ये अननेसेसरी चीज़ें निकाल देता हूँ मैं, सो हमारा डायग्राम बहुत गंदा नहीं हो जाएगा। अभी हमारा पॉइंट पी जो है वो टोरॉइड के बीच में जो ओपन स्पेस है उसमें है। मैं एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा इमेजिनरी एम्पीरियन लूप है। सपोज ये एम्पीरियन लूप को मैं लूप 1 बोलता हूँ और इसका रेडियस R1 लेता हूँ। तो एट पॉइंट P मैं अब बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IE। IE इज द एनक्लोज करंट। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट IE। अभी ये जो L है वो हमारे केस में यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R1। सो एट पॉइंट B नहीं P, एट पॉइंट P L इज इक्वल टू 2 पाई R1 एंड एनक्लोज्ड करंट। देखो यहाँ पर अंदर जहाँ ये जो मैंने डॉटेड एम्पीरियन लूप बनाया है उस लूप के अंदर वाला जो रीजन है उसमें कोई करंट ही नहीं है बच्चों, तो एनक्लोज्ड करंट 0 है। अब अगर एनक्लोज्ड करंट 0 है तो इस फॉर्मूला में मैं सारी वैल्यूज अगर लिख देता हूँ तो मुझे मिलेगा B इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 0। सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो ओपन स्पेस है उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा नहीं। ये वाले ओपन स्पेस में क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अभी हम देखते हैं। अगर मुझे ये स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए Q पर तो मैं Q में से पास होने वाला एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरा एम्पीरियन लूप नंबर 2 है और इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ R2। तो मुझे लेंथ मिल जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, और एनक्लोज्ड करंट इस बार देखो हमारे पास यहाँ पर भी करंट मिलने वाला है और यहाँ पर भी करंट मिलने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, समझो ज़रा। मेरा जो ये बाहर वाला एम्पीरियन लूप है वो अंदर वाले जो टोरॉइड के 2 सर्कल्स है उसको 2 बार काटता है। ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन है टोरॉइड का उसको 2 बार कट करता है मेरा एम्पीरियन लूप, एक ये पॉइंट पर और ये के पॉइंट पर। यहाँ से करंट बाहर आता है, यहाँ से करंट अंदर एंटर होता है। तो करंट बाहर आता है, करंट एंटर होता है, तो करंट जो है कैंसल हो जाता है। तो यहाँ पर भी नेट करंट, एनक्लोज्ड करंट क्या हो गया 0। सो B इंटू 2 पाई R2 इन दिस फॉर्मूला आई एम पुटिंग ऑल द वैल्यूज is equal to mu naught multiplied by 0. So B is once again 0. So students, in the inside loop also you are having, outside the toroid also you are having the net magnetic field 0. Now we want to find out at some point inside, अंदर कोई पॉइंट मैंने ले लिया R और इस पॉइंट पर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा वो ढूंढना है। अभी देखो अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ऐसे बना दूं तो ये वाला जो बाहर का करंट है, डॉट्स मैंने बताए, वो हमारे एम्पीरियन लूप के बाहर है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो क्रॉस बनाया है वही सिर्फ हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर है। आर में से जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, अभी मैं ये वाला डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये वाला भी डॉटेड लाइन निकाल दूँ मैं अभी। तो अब मेरे पास एक ही डॉटेड लाइन है, ये मेरा लूप 3 है और इसका रेडियस मैं R ले लेता हूँ। तो अब ये जो मेरा एम्पीरियन लूप है वो टोरॉइड के अंदर है और उसमें एनक्लोज्ड करंट ये वाला है, बाहर वाला नहीं है। तो ये जो है मैं इसे बोल सकता हूँ कि मेरे टोरॉइड को एक ही जगह पर काटता है, ये पॉइंट पर, और उसमें एनक्लोज्ड करंट हमको मिलेगा और वो एनक्लोज्ड करंट मैं IE लिखता हूँ। तो एनक्लोज्ड करंट IE वो हो जाएगा N मल्टीप्लाइड बाय I। व्हाट इज N? टोटल
नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स। ये जो टर्न्स है, ऐसे हमने वाइंडिंग का जो टर्न किया है, एक राउंड में अगर करंट आई है तो वैसे टोटल अगर n राउंड्स है तो करंट कितना हो जाएगा, ni हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, रिमेंबर दैट। सो देन द टोटल करंट बिकम्स ni। ये एनक्लोज करंट हो गया और इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। ये एम्पीरियन लूप का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि हमने रेडियस आर लिया है। सो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ni। enclosed current is ni. So B is equal to mu naught ni upon 2 pi r. This is the formula for magnetic field inside the toroid, students. So we have derived the magnetic field inside the toroid. इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड समझाया था। अभी एक बात याद रखो बच्चों कि सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला है और टॉरॉइड का जो फॉर्मूला है, उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। याद करो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या था। अगर मैं बी सोलेनॉइड लिखता हूँ, ये है म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एंड बी टॉरॉइड, टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इन दोनों फॉर्मूले में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। व्हाट इज एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अभी एक बात याद रखो, अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेता हूं और टॉरॉइड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। अभी टॉरॉइड जो है वो हमारा सोलेनॉइड है। मैंने सोलेनॉइड को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रख दिया है, तो उसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स है तो टोटल एल लेंथ में 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एन टर्न्स हो जाएगा। तो कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एन। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन लिखता हूँ और फिर आई लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर करता हूँ, तो 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो टॉरॉइड का जो फॉर्मूला है वो सोलेनॉइड से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो फॉर्मूला सोलेनॉइड में लगता है वही टॉरॉइड में भी लग सकता है। बस फ़र्क इतना है कि जब मैं यहाँ रेडियस लेता हूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, एवरेज रेडियस, सेंटर से ये पॉइंट तक का। वो रेडियस भी मैं एवरेज लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाले पॉइंट से रेडियस छोटा मिलेगा, बाहर वाले पॉइंट से रेडियस बड़ा मिलेगा, तो हम उसका एवरेज लेते हैं। तो ये जो रेडियस है वो टॉरॉइड का रेडियस है और टॉरॉइड का रेडियस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल एन का ये वैल्यू लिख दो तो वो फॉर्मूला फिर से सोलेनॉइड के लिए बन जाता है। सो सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, द फॉर्मूला इज नॉट मच डिफरेंट, बट इफ द रेडियस ऑफ टॉरॉइड इज गिवन यू यूज दिस फॉर्मूला, इफ रेडियस ऑफ टॉरॉइड इज नॉट गिवन यूज दिस फॉर्मूला फॉर टॉरॉइड ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, दैट फिनिशेज सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। एक और छोटी सी बात बता दूं मैं कि जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड फिर से बता दूं मैं, ऐसे स्प्रिंग के जैसा शेप होता है, हेलिकल शेप बोलते हैं इसको। इसके अंदर में अगर आयन का रॉड डाल देता हूँ, सॉफ्ट आयन का, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग दैट in the next chapter. So right now let us not go into the depth of it. These are very useful devices. They are used in producing very strong magnetic fields, uniform magnetic fields. So students, we finished solenoid and toroid. In the next video we will solve example 4.9.